मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं छायावादी कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत का पाठ चंद्रलोक में प्रथम बार आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का छाया चित्र है और ये छायावादी कवि हैं। छायावाद का समय 1918 से 1920 से लेकर के 1938-36 तक माना जाता है और उसके 4 प्रमुख स्तंभों में से श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। 4 प्रमुख स्तंभ हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्री जयशंकर प्रसाद। अब हम इनका जीवन परिचय आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पंत जी का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया था और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। पंत जी 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। पंत जी 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए वह इलाहाबाद चले गए, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। उसी समय महात्मा गांधी जी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था और उस असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की जितनी संस्थाएं थीं, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, न्यायालय हो, सरकारी दफ्तर हो, उन सब के साथ असहयोग करने और उनको बंद करने के लिए भारतीय जनता से प्रार्थना की थी। तो गांधी जी के इसी बुलावे पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपना महाविद्यालय छोड़ दिया। इलाहाबाद आकर के उन्होंने म्योर कॉलेज में आगे पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से प्रभावित होने के बाद उन्होंने वह पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही वह हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन करने लगे। प्रयागराज प्रारंभ से ही साहित्यिक चेतना का केंद्र था, अतः वहाँ पर उनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास हुआ। उसके बाद बेटा इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। कार्ल मार्क्स, जिनका सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद कहलाता है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की बात की जाती है, वर्ग भेद को समाप्त किया जाता है और इस तरह से समाज में अधिक से अधिक आर्थिक समानता की बात और सामाजिक समानता की बात की जाती है। तो कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत से पंत जी बहुत अधिक प्रभावित हुए। उसके बाद कुंवर सुरेश सिंह के साथ 1931 में काला काकर प्रतापगढ़ चले गए। प्रयागराज से ही सटा हुआ ये दूसरा जिला है प्रतापगढ़, और वहाँ के जो कुंवर थे सुरेश सिंह, उनके साथ अनेक वर्षों तक रहे और 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया। छायावाद के बाद प्रगतिशील काव्य चेतना का विकास हुआ है, जिसमें आम आदमी को महत्ता प्रदान की गई है और समाज के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की आवाज़ को अपनी कविता का विषय बनाया गया है। तो ऐसे प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का पंत जी ने संपादन किया। उसके बाद वो श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवृत्त हुए। श्री अरविंद, जैसा कि आपको पता है, पहले ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन फिर ये अध्यात्म की ओर झुक गए और ये योगी अरविंद जी कहलाने लगे। आजकल पुदुचेरी में इनका आश्रम है। तो उस समय भी जब वो पौंडीचेरी कहलाता था, वहाँ की यात्रा पंत जी ने की और उनके आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित हो गए।
श्री अरविंद जी इस बात में विश्वास रखते थे कि मनुष्य भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकता है और वह दीन दुखियों की सहायता करता हुआ अति मानव और अति मानस की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। पंत जी श्री अरविंद जी के इस दर्शन से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। फिर 1950 से 57 तक आकाशवाणी में वो परामर्शदाता सलाहकार रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी तक काव्य संग्रहों की जो प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं थीं उनका जो संकलन वह चिदंबरा नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई थी और तब से यह लगातार प्रतिवर्ष जो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए और उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए यह प्रदान किया जाता है। तो युगवाणी और वाणी पंत जी के काव्य संग्रह थे और युगवाणी से लेकर के वाणी तक उनके जितने काव्य संग्रह थे उनकी श्रेष्ठ कविताओं का संकलन जब छपा तो उसके लिए उन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पंत जी को 1961 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। जैसा कि हम आपको पिछली कक्षा में भी बता चुके हैं कि नागरिक सम्मानों में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि बहुत उच्च कोटि के सम्मान माने जाते हैं। तो पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई और पंत जी ने महाकाव्य लोकायतन भी लिखा और जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। वह जीवन पर्यंत रचना रत रहे और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। आशा है आप उनके जीवन परिचय से परिचित हो गए होंगे। अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। पंत जी की रचनाएं, कृतियां। पंत जी की सबसे पहली कविता गिरजे का घंटा थी जो 1917 ईस्वी में छपी थी। उसके बाद ग्रंथि है, उच्छ्वास है, वीणा है जो छोटे छोटे प्रगीतों से भरा हुआ है। ये सब उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं। फिर पल्लव है जिसमें छायावादी समस्त चेतना प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आपको पता है छायावाद की विशेषताएं हैं, स्वानुभूति है, कल्पना है, जिज्ञासा है, प्रकृति से प्रेम है, प्रकृति के प्रति आकर्षण है, नारी का सम्मान है, नारी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रति भी आकर्षण है, देश प्रेम है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं से युक्त इनका काव्य संग्रह पल्लव है। फिर युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, मार्क्सवादी विचार दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। स्वर्णधूलि वैदिक चिंतन का लोक मंगल रूप इस रचना में प्रकट होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो हमारी भावना है इसका विकास, इसकी झलक इनकी स्वर्णधूलि रचना में दिखाई देती है। और उत्तरा अध्यात्मवाद व्यापक भारतीय चिंतन से संबंधित रचना है। अतिमा, किरण, वीणा आत्मपरक लंबी कविता है। किरण वीणा इनकी आत्मपरक लंबी कविता है। संक्रांति, सत्यकाम जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस तरह इनकी संपूर्ण काव्य यात्रा से स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन धारा में वह समग्रता की खोज के कवि थे। वह पूर्णता चाहते थे। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के प्रति सामंजस्य स्थापित करके वह भारतीय नागरिक से एक विश्व नागरिक होने की कामना प्रकट करते हैं। भारतीय संस्कृति के सूत्र से पंत जी विश्व संस्कृति, विश्व नागरिक अथवा मानवतावाद के आदर्शों को सामने लाते रहते हैं। अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं। पंत जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में ब्रज भाषा की मधुरता और रसमयता पाई जाती है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने गीतात्मक शैली भी अपनाई है।
बांग्ला भाषा में कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता था और उस कोमलकांत पदावली का प्रयोग उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में किया है। और इनकी भाषा की विशेषताएं हैं, सरलता है, आसानी से समझ में आ जाती है, मधुरता है, उसमें मिठास है, चित्रात्मकता है, जिस चीज़ का ये वर्णन करते हैं वह आपकी आंखों के सामने आ जाता है, कोमलता है इसमें, और गीतात्मकता भी है। इनकी कविताओं में गेयता का तत्व भी पाया जाता है और ये इनकी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। शैली, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शैली का अर्थ होता है विधि, पद्धति, प्रकार, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपने कथ्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करता है। तो इन विशेषताओं को लेकर के इन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। और भाव और भाषा का सामंजस्य, जिस तरह का भाव है उस तरह की भाषा अपनाना, कोमल भाव है तो सुकोमल शब्दों को लेना, वीर रस से संबंधित कविता है तो ओज प्रधान शब्दों को लेना, यह पंत जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है और जो इनकी प्रगीत शैली को और अधिक प्रभावपूर्ण बना देता है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि पंत जी ने महाकाव्य लिखे, प्रगीत शैली में रचना की, लंबी कविताएं लिखी, गीति काव्य की रचना की। इस तरह से उन्होंने काव्य की करीब करीब सभी शैलियों को अपना करके अपनी कविताओं की रचना की है। और मैथिली शरणगुप्त ने खड़ी बोली को अगर गरिमा प्रदान की तो पंत जी ने उसे एक साहित्यिक भाषा की श्री संपदा प्रदान कर खड़ी बोली का लालित्य, सुंदरता को सिद्ध कर दिया। फिर भाषा में, ये अपनी भाषा में संस्कृत की शब्द राशि को भी चुनते हैं और लोक भाषा के लोक तत्व, लोक लय को भी अपनाते हैं। जैसे ठौर ठौर, उनकी कविता में ये शब्द आते हैं, दुलराना ये शब्द आते हैं, तो यह लोक भाषा के प्रति उनका आकर्षण सिद्ध करते हैं। साथ ही साथ पंत जी का काव्य शिल्प प्रबंध और प्रगीत की मिश्रित काव्य चेतना से विकसित हुआ है। इनकी कविता में प्रबंध शैली के भी गुण पाए जाते हैं और प्रगीत शैली के भी तत्व पाए जाते हैं। प्रगीत शैली का तत्व जैसे भावुकता है, भावों की तीव्र अनुभूति है, मधुरता है, मिठास है, गेयता है, तो यह सब उनकी काव्य रचनाओं में पाए जाते हैं। हर शब्द का अपना एक नाद सौंदर्य होता है, उसमें जो ध्वनि छिपी हुई होती है उस ध्वनि के माध्यम से उसका नाद सौंदर्य हम सबके सामने प्रकट होता है। तो शब्द में निहित ध्वनि का सुंदर प्रयोग करके भी उन्होंने अपनी कविताएं रची हैं, जिसका कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे रही हूँ। बांसों की झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टू 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 टा टा। अब इस कविता के माध्यम से सायंकालीन दृश्य का और चिड़ियों की चहचहाहट आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने नाद सौंदर्य का भी बड़ा सुंदर प्रयोग अपनी भाषा में किया है। अब हम उनकी चंद्रलोक में प्रथम बार कविता, पूरी कविता पढ़ते हैं और तत्पश्चात एक एक पद्यांश का हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अब हम प्रथम पद्यांश का संदर्भ,
प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको पढ़ाएंगे। संदर्भ में बेटा रचना और रचनाकार का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से ली गई हैं और यह काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश के महत्वपूर्ण बातों को उचित संदर्भ में एक दो पंक्तियों में हम प्रकट कर देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है, प्रकट किया है और यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर कदम रखने से साकार होती प्रतीत होती हैं। अब हम कविता पुनः ये पढ़ रहे हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। व्याख्या में हम प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ आपको विस्तार से बताएंगे। तो चंद्रमा रूपी संसार में जब प्रथम बार पहली बार मानव ने मनुष्य ने पदार्पण अपना पहला कदम रखा तो छिन्न हुए टूट गए देश और काल के समय के दुर्जय जिन पर बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त की जा सकती थी, ऐसी जो बाधा थी, ऐसे जो व्यवधान थे, ऐसे जो बंधन थे, जो सीमा थी, जो बेड़ियां थीं, दिग्विजयी दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, जय करने वाले मनुसुत मनु के पुत्र कहा जाता है। हम भारतीय विश्वास करते हैं कि हम मनु और शतरूपा के ही वंशज हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मनुष्यों के लिए पंत जी ने मनु के पुत्र विशेषण का प्रयोग किया है। निश्चय अवश्य ही यह अवसर महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इतिहास में उल्लेख करने योग्य क्षण पल है। भू विरोध, भू मतलब पृथ्वी, विरोध मतलब मतभेद शांत हो, समाप्त हो जाए, निकट आए, समीप आए सब देशों के जन, और सभी देश के लोग आपस में समीप आए, मित्रता का भाव रखें। अब हम समग्र रूप से इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं कि चंद्रलोक में पहली बार जब मनुष्य ने कदम रखा 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचे तो इस विजय को लेकर के कवि के मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं और वह किन सदिक्षाओं को इस कविता में प्रकट कर रहा है, उसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है कि चंद्रमा के संसार में जब मनुष्य ने पहली बार अपना पहला कदम रखा तो देश काल के जो बंधन थे, जो सीमा थी, वो छिन्न भिन्न हो गए, वह टूट गए, क्योंकि यह दो देशों के प्रयास से यह संभव हुआ था कि मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो इस तरह इस पृथ्वी पर देश देश के बीच में जो अलगाव था, मतभेद था, वह शांत हो गया है, क्योंकि चंद्रमा सबका है, चंद्रमा एक है। तो उस चंद्रमा पर कदम रखने से देश देश के बीच में जो विरोध है, जो मतभेद है, जो मत वैभिन्न है, वह समाप्त हो गया है। और जिस चंद्रमा पर कदम रखना बहुत कठिन माना जाता था, हमारे पौराणिक आख्यानों में ये कहा गया है, जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, तो माँ यशोदा एक परात में पानी रख करके उसमें चंद्रमा की परछाई को दिखाती हैं और कहती हैं कि ये देखो, ये आपका चंद्रमा है। तो ऐसे चंद्रमा पर जब विजय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन था, उस कठिनाई को दूर करके, बाधाओं को पार करके मनुष्य ने अपने प्रयास से चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त की है और अपना कदम रख दिया है। इसलिए दिग्विजयी दिशाओं के ऊपर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य ही, निश्चय ही ये बहुत ही इतिहास में उल्लेख करने योग्य पल है। और इस तरह से पृथ्वीवासियों के बीच में आपस में जो मतभेद है, जो बैर और
द्वेष का भाव है वो सब शांत होगा, समाप्त होगा और सारे देशों के लोग आपस में एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे, परस्पर विचार वैभिन्न को भूल करके अब हम किसी उच्च आदर्श और लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर होंगे। जैसे हमने चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त की है, वैसे ही विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम अत्यधिक कठिनाइयों को दूर करके और सुंदर लक्ष्यों को प्राप्त करके मनुष्य के कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है। अब हम बच्चों इसके काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं, जिसमें हम भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, संकेत दिया है कि किस तरह चंद्रमा की विजय से हमारे आपस के मतभेद समाप्त हो करके परस्पर मैत्री भाव रख करके हम मनुष्य के कल्याण की ओर अग्रसर होंगे। गुण ओज है क्योंकि यहाँ पर हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की है। रस वीर है, छंद तुकांत है। पंक्ति का जो अंतिम शब्द है और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है उनमें आपस में एक तुक का भाव है, वो एक ही शब्द से अंत होते हैं, इसलिए तुकांत है। छंद मुक्त है और अलंकार अनुप्रास अलंकार बाधा बंधन में बावर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य सुमित्रा नंदन पंत ने ही लिखा है अपनी दूसरी कविता में, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मिति सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। मानव जो है वो एक मानव ईश्वर की एक अद्भुत कृति है, रचना है, जो अपनी बुद्धि की शक्ति के माध्यम से चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। दुर्गम से दुर्गम कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है मनुष्य। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में ये भाव प्रकट किया है और यही भाव प्रस्तुत पद्यांश में भी प्रकट किया गया है। अब हम उनके दूसरे पद्यांश पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने से मानव कल्याण की मनोकामना को, इच्छा को प्रकट किया है। अब हम ये पद्यांश पढ़ रहे हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहा है, युगों युगों से, प्राचीन काल से जो पौराणिक हमारे पुराणों में जो उल्लिखित स्वप्न था कि कैसे जो आकाश में चंद्रमा है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करें और चंद्रमा के ऊपर हम कदम रखें, चंद्रमा को देखें, जानें, समझें। तो चंद्रमा के ऊपर कदम रख देने से मनुष्य का प्राचीन काल का वह स्वप्न साकार हो गया है, संभव हो गया है, साकार हो गया है और इस तरह से समारंभ प्रारंभ हो गया है शुभ कल्याणकारी नए चंद्रमा रूपी युग का। और ये जो चंद्रमा के ऊपर विजय का जो समय है वह भू को, पृथ्वीवासियों को गौरव का अनुभव करा रहा है। मनुष्य को अपनी शक्तियों के ऊपर गर्व हो रहा है कि किस तरह से उसने चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह से पृथ्वीवासी गौरव का अनुभव कर रहे हैं और यहाँ पर कवि यह कामना कर रहा है कि फहराए, फहराए मतलब लहराए ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे अभी तक जैसा माना जाता है कि 9 ग्रह और हैं, तो वो जो सारे ग्रह हैं और उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों से अलग होकर के हिस्सा
उस ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का ही उपग्रह है, वह पृथ्वी का ही पहले भाग था, लेकिन पृथ्वी से अलग हो जाने के कारण अब वह पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है और वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कवि यहाँ कामना कर रहा है कि सारे ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, धरती रूप का सुंदर आंचल जो है वो लहराए। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, धरती को एक स्त्री माना है, और जैसे स्त्री साड़ी पहनती है और उस साड़ी में उसका जो आंचल होता है वह सबसे सुंदर होता है, तो ऐसे ही धरती की जो सतह है जो बहुत सुंदर है, जिसमें 70% जल है और कम से कम 33% वन भाग है, पेड़ पौधे हैं, तो इनके कारण ऊपर से पृथ्वी श्यामल दिखती है, सांवले रंग की दिखती है। तो वह सांवले रंग का अंचल धरती का जो है वो अत्यधिक सुंदर है, और इस धरती की सुंदरता का और महिमा का आंचल सारे ग्रह उपग्रह में लहराए, और इस तरह से धरतीवासियों की विजय गाथा सारे ग्रह उपग्रहों में गाई जाए। यहाँ पर कवि ने इस भाव को प्रकट करने का प्रयास किया है। और जब हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से नित्य प्रति नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई विजय प्राप्त करेंगे, तो इसके माध्यम से मनुष्य का जीवन सुख खुशियों से भरपूर हो जाएगा, धन संपत्ति उसके पास आएगी, और इन सब से खुशियों से, धन संपदा से युक्त हो करके जगत में, संसार में जीवन मंगल, मनुष्यों का जो जीवन है उसमें कल्याण ही कल्याण बरसेगा। और इस तरह से मनुष्य अपनी भलाई भी करेगा, दूसरे की भी भलाई करेगा, और एक देश के लोग न सिर्फ एक देश के नागरिक रह जाएंगे, बल्कि वह विश्व संस्कृति और विश्व देश के नागरिक रूपी मनुष्य बन करके मानवता के हित में संलग्न हो जाएंगे। अमेरिका सोवियत बने, क्योंकि इस चंद्रमा पर जाने में सबसे अधिक प्रयास अमेरिका और रूस देश ने किया था, इसलिए उन देशों के नाम का विशेष उल्लेख करके कवि ये कह रहा है कि अमेरिका और रूस जैसे देश नव नए दिक से यहाँ तात्पर्य है राह, दिक मतलब होता है दिशा, लेकिन यहाँ से तात्पर्य है नई राह, नए मार्ग रचना के निर्माण के वाहक बने, साधन बने। अमेरिका और सोवियत जैसे विकसित और प्रगतिशील देश अपने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से मनुष्य के कल्याण के नया नया रास्ता प्रशस्त करें। जीवन पद्धतियों के भेद और विश्व के सभी देशों में जो जीवन पद्धति, अपना जीवन व्यतीत करने के जो रंग ढंग है, रहन सहन है, खान पान है, धर्म दर्शन आचार विचार कला है, वो जो भेद है वह समाप्त ना हो, बल्कि हर संस्कृति की अच्छी बातों को समन्वित करके, युक्त करके हम उदार मना, विस्तृत मन, उदार हृदय वाले हो करके एक विश्व संस्कृति का निर्माण करें और मानवता के कल्याण की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह इच्छा प्रकट करी है। अब हम इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, गुण ओज है, रसवीर और छंद वही तुकांत और मुक्त छंद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार संपन्न में सावर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार युग युग में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चंद्र युग में चंद्रमा रूपी युग, उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। साथ ही साथ यहाँ पर मानवीय करण अलंकार भी है। अमानवीय वस्तुओं में जब मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। धरती की कल्पना एक स्त्री के रूप में की गई है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। भाव साम्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में लिखा है, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा यह गान। मनुष्य को शक्ति से संपन्न करने और शक्ति युक्त होकर के पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है, परंतु यह विजय मानवता की विजय हो, ऐसा भी संदेश
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देना चाहता है। इसके पश्चात अब हम तीसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पाठ चंद्रलोक में प्रथम बार से ली गई हैं और जिसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब हम प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अणुयुग में लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है। कवि चाहता है कि विज्ञान का विकास मानव के कल्याण के लिए हो। जो भी हम विज्ञान और तकनीकी का विकास कर रहे हैं, इस क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, वह सब सकारात्मक कार्यों के लिए हो, मनुष्य के कल्याण के लिए हो। इसी बात को प्रस्तुत पंक्तियों में पद्यांश में कवि ने प्रकट किया है। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अब चंद्रयुग के बाद मनुष्य अणुयुग पर आ रहा है। उसने अणु परमाणु की शक्ति को विकसित कर लिया है। तो कवि कह रहा है इस पृथ्वी पर जो अणु शक्ति का विकास हो रहा है, धरा मतलब पृथ्वी, वह मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए हो, मनुष्य की भलाई के लिए उस अणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। और स्वर्ण से यहाँ तात्पर्य है एक तो सोना, दूसरे बहुमूल्य वस्तु, अमूल्य चीज़ें, उच्च आदर्श, उन उच्च आदर्शों के निर्माण के लिए और उन उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए ही अणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। हमारे आदर्श, हमारे साध उच्च हो और हमारा साधन जो अणु शक्ति है वह उन उच्च आदर्शों की प्राप्ति का कारक बने। और हमारे उच्च आदर्श क्या हो? मानवता का कल्याण हो। और यही विश्व सत्य है, यही इस संसार की सच्चाई है कि मनुष्य की भलाई करना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। और भू राष्ट्र, भू मतलब पृथ्वी के, राष्ट्र मतलब जो देश हैं, वो आत्मार्पण कर दें, अपने को मानवता के लिए समर्पित कर दें। मनुष्य की भलाई, हित और कल्याण के लिए सारे राष्ट्र आपस में मिलजुल करके कार्य करें। धरा चंद्र की, अब आगे कवि कह रहा है धरा मतलब पृथ्वी, चंद्र मतलब चंद्रमा, प्रीति मतलब प्रेम, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति, जगत प्रसिद्ध, जगत मतलब संसार, प्रसिद्ध मतलब विख्यात है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इसलिए और कवि कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है और यह संसार में प्रसिद्ध है। और आज मनुष्य ने चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह से पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम सिद्ध हो गया है। पुरातन मतलब प्राचीन काल से ही, बहुत पुराना। हृदय सिंधु में, हृदय रूपी सिंधु सागर में उठ रहा है। स्वर्गिक प्रसन्नता से संबंधित, स्वर्ग जो है वो खुशी का, प्रसन्नता का प्रतीक है, तो यहाँ पर स्वर्गिक हुआ प्रसन्नता से। और ज्वार मतलब ऊंची ऊंची लहरें, चंद्रानन मतलब चंद्रमा के मुख को, आनंद मतलब मुख, तो चंद्रमा के मुख को देख करके पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में प्रसन्नता की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, क्योंकि पृथ्वीवासी ने चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रख दिया है। और इस तरह विज्ञान और तकनीकी की उन्नति के माध्यम से मनुष्य आपस में सारे बैर भाव भुला करके मनुष्यता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। इसलिए धरती रूपी माँ प्रसन्न है और वह अपने हृदय रूपी सिंधु में ऊंची ऊंची उठती लहरों के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त कर रही है। यहाँ पर पुनः प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। धरती के हृदय को सिंधु सागर माना गया है और हृदय में जो प्रेम की लहरें उठती हैं वह समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों से उसकी तुलना की गई है। और पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि किसी का चेहरा बहुत सुंदर होता है तो उसकी तुलना चंद्रमा से की जाती है। कहते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा के सुंदर मुख को देख करके धरती रूपी माँ के हृदय रूपी सिंधु में प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं।
इस तरह से कवि ने काव्यात्मक भाषा में मानवता के कल्याण की बात को बड़े ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रतीकात्मक एवं भावात्मक, क्योंकि संकेत के माध्यम से बड़े ही सुंदर आदर्शों को कवि ने व्यक्त किया है और भावपूर्ण तरीके से अपनी बात कही है, इसलिए यहाँ पर प्रतीकात्मक और भावात्मक शैली है। गुण प्रसाद है, आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। रस शांत है, क्योंकि मनुष्य के हित की बात की गई है। छंद तुकांत और मुक्त है। स्वर्ण सर्जन, प्रीति परस्पर में, सात तथा पा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार ही है और रूपक अलंकार भी, हृदय रूपी सिंधु में यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। अब पंत की काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की हैं। प्रस्तुत कविता के सारांश के स्वरूप में यह पंक्तियां हैं कि युग बोध के अनुसार, समय के ज्ञान के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है, प्रवृत्ति है, गुण है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, प्रभावित थे, फिर मानव सौंदर्य की ओर आकृष्ट हुए, खिंचे और उसके बाद वो मानवतावाद की ओर आगे बढ़ते गए और इस तरह वह मानवतावादी कवि होकर के मानवता के नित्य विकास में विश्वास करते थे। इसलिए जब चंद्रमा के ऊपर मनुष्य ने अपना पहला कदम रखा तो इस ऐतिहासिक घटना से वह प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस घटना के ऊपर उन्होंने अपनी ये कविता लिखी चंद्रलोक में प्रथम बार, और जिसके माध्यम से उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। आशा है बच्चों आपको प्रस्तुत कविता की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब हम आपको अभ्यास प्रश्न देते हैं। पंत जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पंत जी को किस रचना के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह बताइए, और किसी एक पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग व व्याख्या लिखिए, व काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। और इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा और संदेश प्राप्त होता है वह जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कृति कामायनी में जो कहा है वह हम आपको बता रहे हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानवता के विजय होने की बात कही है और मानवता के कल्याण और हित की बात इस कविता में पंत जी ने भी कही है। इस तरह से दोनों कविताओं में भाव साम्य है, इसलिए भाव साम्य के साथ ही साथ शिक्षा और संदेश के रूप में भी मैंने इन पंक्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।